डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे तो सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स का फंक्शन इतना इम्पॉर्टेंट होता है जो बॉडी के लिए खास हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूँ कि ये जो हाथ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप कोई चीज़ होल्ड नहीं कर सकते, कोई चीज़ उठा नहीं सकते, लेकिन हाथ के बिना जिंदा तो रह सकते। वी कैन सर्वाइव विदाउट हैंड, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बॉडी में जो भी चीज़ हो, जैसे आई को ले ले, आई इज़ वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बट वी कैन सर्वाइव विदाउट आई। बिना आँख के भी हम रह सकते हैं। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जिसका अपना खुद का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे बॉडी में हार्ट का इंपॉर्टेंस है, उसके बिना तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते। लीवर है, किडनी है। तो सेल में उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो पूरे बॉडी में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सो पावर हाउस कहा जाता है। तो आज मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट थे, कॉलिकर साहब। कॉलिकर, इन्होंने 1880 में इन्होंने मसल सेल्स में यानी इसको ऑब्जर्व किया था। वो इंसेक्ट का मसल सेल्स था। तो मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसको सार्कोसोम कहते हैं। सार्कोसोम कहा जाता है। इसके बाद जो है फ्लेमिंग साहब ने इन 1882 में इसका नाम फिला, FILA, फिला बताया। फिर 1890 में एक बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमेनन। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा, बायोप्लास्ट। फिर फाइनली इन 1897 टू 98, इसमें कंफर्म डेट टाइमिंग नहीं है इसलिए इसको 97 टू 98 में एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बेंडा साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा, माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनली इसका नाम बेंडा साहब ने ही रखा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड को देखें, माइटोस का मतलब ही होता है फिलामेंटस, है नहीं, और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेनुलर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज फिलामेंटस रॉड लाइक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज फाउंड all kinds of cell except the prokaryotic cell and in the RBC of mammal। मैच्योर मेमेलियन RBC में यह नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। लेकिन नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये टोटली डिपेंड करता है एक्टिविटी पर, सेलुलर एक्टिविटी पर। जैसे एनिमल सेल में क्या होता है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। तो नेचुरली जिसमें ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तो ज्यादा होगा ही। तो हम लोगों के जितने भी बॉडी सेल्स हैं जो ज्यादा फंक्शन करता है, दो सेल्स विच आर एक्टिवली परफॉर्म देयर फंक्शन, जैसे किडनी सेल हो गया, लीवर सेल हो गया, हार्ट मसल्स हो गया, है नहीं। इसमें और जो जैसे बर्ड्स में आप जब फ्लाइट मसल्स को ले लीजिए तो फ्लाइट मसल्स में जो पेक्टोरलिस मेजर होता है, पेक्टोरलिस माइनर होता है, ये सब मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए दैट टाइप ऑफ सेल रिक्वायर मोर माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर मोर एनर्जी, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जनरली वैरी करता है सेल टू सेल। तो जनरली यदि नॉर्मल हेल्दी सेल में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 500 to
500 टू 1600 एक नॉर्मल हेल्दी सेल में इसका नंबर देखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी सेल्स में इतना ही नंबर होगा। किसी किसी सेल्स में इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और किसी किसी सेल्स में नंबर बहुत कम होता है। पहले ही मैं बताया कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टोटल सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। प्लांट सेल में मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम होता है, इसलिए जनरली एनिमल के कंपेयर में प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। अब इसमें मैं बताऊं कि कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ही कम होता है। जैसे माइक्रोस्टेरियोसिस एक आपका अलगी है, ग्रीन अलगी है माइक्रोस्टेरियोसिस। इसमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी तरह क्लोरेला फस्का इसमें भी एक होता है, तो बहुत कम। अब इसमें एक ही क्यों है? क्योंकि इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ही इतना कम है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। तो बॉडी में ऐसा होता है कि जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन है, जितने सिस्टम है, इसी तरह सेल में जितने ऑर्गेनल्स है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका स्ट्रक्चर है, उसका नंबर होता है। तो ये सब जो है इसको बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। सिमिलरली ट्रेपेनोसोमा, यदि हम एक प्रोटोजोआ को ले लें, प्रोटोजोआ एक ट्रेपेनोसोमा है, इसमें भी एक ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल हैं, एक है जायंट अमीबा बोलते हैं उसको। तो जायंट अमीबा के केस में बहुत सारा लैक्स एंड लैक्स माने मोर देन 25 लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड। तो कैसे कहें कि किस सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया है? बस आपको इतना ही जानना है कि द सेल which are metabolically more active contains more mitochondria and less active contains less mitochondria। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उस पर डिपेंड करता है। अब मैं थोड़ा सा इसका मॉर्फोलॉजी बता दूं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया इज somewhat spherical, it is oval, rod shaped, filamentous structure, filamentous granular structure। तो इसका यदि हम थोड़ा सा इसका मॉर्फोलॉजी देखें तो सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैं आपका एनाटॉमिकल स्टडी नहीं कर रहा हूं, मैं अभी मॉर्फोलॉजी बता रहा हूं। तो इसका यदि लेंथ हम देखें तो इसका लेंथ करीब 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। और यदि विड्थ देखें तो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर। किसी किसी के केस में इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है। जैसे एम्फीबियन oocytes में यदि देखा जाए तो इसका लेंथ बहुत हो जाता है, 20 to 25 माइक्रोमीटर तक इसका लेंथ होता है। इसी तरह यदि आप पेनक्रियाटिक सेल में देखें, पेनक्रियाटिक सेल में जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है तो उसमें भी इसका 10 माइक्रोमीटर तक लेंथ होता है। तो इस तरह इसका लेंथ वेरी करता है सेल टू सेल। सेकेंड थिंग कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन, द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया चेंज हो जाता है। हर एक सेल में इसका शेप भी चेंज हो जाता है। तो यदि इसका स्ट्रक्चर बदल जाए, शेप बदल जाए, तो ऐसे ऑर्गेनेल्स को बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्लियोमॉर्फिक, ये प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स है, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बदलते रहता है। यदि आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखेंगे तो अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अलग देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ इसका शेप चेंज होता है, टेम्परेचर बदल जाने से भी माइटोकॉन्ड्रिया का शेप बदल जाता है। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का शेप बदलते रहता है। सेकेंड थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है और वह साइटोप्लाज्म में मूव कर सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज यूनिवर्सली, यानी
डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट यूनिवर्सली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ द सेल। पूरे साइटोप्लाज्म में करीब करीब यह यूनिफॉर्म, किसी किसी सेल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन इसका इनफोल्डेड होता है। द इनफोल्डिंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके स्पेस को का जो सरफेस एरिया है इसको बढ़ा देता है। दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है करीब 60 to 70 एंगस्ट्रॉन होता है इसका थिकनेस। एंड 3 स्पेसेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 स्पेस दिखाई पड़ेगा। व्हाट आर दे? दे आर द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस भी बोलते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड इट इज फिल्ड विथ ये वाटरी फ्लूइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहा जाता है। ये वाटरी फ्लूइड। अब यदि मैं दूसरा स्पेस देखूं तो ये जो इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग है ये बनाया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस इज सेड टू बी क्रिस्टा। क्रिस्टा बोलिए या उसको प्लूरल में बोलिएगा तो क्रिस्टी। क्रिस्टी। तो स्पेस इनक्लोज्ड बाय द क्रिस्टा इज कॉल्ड क्रिस्टल स्पेस। इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्पेस। क्रिस्टल स्पेस। क्रिस्टल स्पेस एंड स्पेस इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस कवर अप किया गया है दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज फिल्ड विथ जेली लाइक viscous प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये जेली लाइक प्रोटीनेशियस है यानी कि प्रोटीन का बना हुआ है और ये विस्कस फ्लूइड होता है और इसका कंपोजिशन बिल्कुल पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड के कंपोजिशन से बिल्कुल अलग होता है। तो ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे राइबोसोम है। इसका जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है। दिस इज सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, लिपिड ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है और इसका ये डीएनए हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर पाया जाता है। तो मैं पहले लेबलिंग कर दूं। दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम को माइटोराइबोसोम कहा जाता है। माइटोराइबोसोम। जैसे प्लास्टिड के अंदर यदि राइबोसोम होता है तो उसको प्लास्टिडोराइबोसोम कहा जाता है नहीं? चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में हो चाहे लिकोप्लास्ट, दोनों तो प्लास्टिड ही है। तो प्लास्टिड में जो राइबोसोम होता है उसको प्लास्टिडोराइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो आपको माइटोराइबोसोम कहा जाता है। और बिल्कुल यह प्रोकैरियोटिक सेल की तरह इसका राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप होता है। 70S टाइप राइबोसोम ये होता है। दूसरा है ये इसका अपना डीएनए होता है। डीएनए इसका सर्कुलर डीएनए है नहीं? और यह है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन,
Mg++ आयन, कुछ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, लिपिड ग्रेन्यूल्स, ये सब पाया जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर यदि देखा जाए इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मेम्ब्रेन में अंदर से मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैच स्टिक और टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इसके बारे में मैं अभी अंदर में जाऊंगा तब बताऊंगा, पहले मैं मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं। तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल जो है सेल मेम्ब्रेन की तरह लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर है, यानी मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल इन कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होता है और दोनों का फंक्शन भी बिल्कुल अलग अलग है। सो दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता है। लेकिन केवल दोनों में मिलता क्या, दोनों लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन बाकी जो हम लोग देखेंगे बहुत दोनों में डिफरेंसेस होता है। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है तो इट इज हाईली परमेबल टू मोस्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट विच आर एसेंशियल फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया, वो आराम से इसमें पास कर जाता है, यानी या डिफ्यूज कर सकता है, अंदर आता है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कुछ उसका साइज बड़ा होता है, तो उसके लिए इसके मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं पोरीन। पोरीन, ये पोरीन क्या करता है, एक चैनल बनाता है, प्रोटीन चैनल बनाता है नहीं, वो जो लिपिड बाइलेयर है उसमें एक चैनल बनाता है, सो दैट इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन टू द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ताकि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ सके। तो इस तरह ये हो गया कंपोजिशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। और यदि इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इनर मेम्ब्रेन में बिल्कुल जो होता है ये सेलेक्टिव परमेबल है, इट डजंट अलाउ ऑल द मटेरियल्स टू इंटर इनसाइड द मैट्रिक्स, सभी चीज को यह मैट्रिक्स में आने नहीं देता है, क्योंकि इसमें ETS चलता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसके लिए जितने भी तरह के एंजाइम्स होते हैं सारे इसके मेम्ब्रेन में होते हैं। इसलिए इसका फंक्शन और इसका फंक्शन दोनों में बहुत होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को यदि देखा जाए तो इसमें दो साइड होते हैं, मैट्रिक्स साइड, यानी कि इनर मेम्ब्रेन की तरफ जो मैट्रिक्स है, तो इस साइड को बोलते हैं हम लोग एम साइड, और मेम्ब्रेन के बाहर इधर हो गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इधर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इस साइड को बोलते हैं सी साइड, एम साइड, और इधर हो गया सी साइड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो साइड होता है, एम साइड एंड सी साइड। अब यदि मैं इसको कट करके आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, क्योंकि पूरा जो इनर मेम्ब्रेन होता है, द इंटायर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो इस इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टा और क्रिस्टी, ये है। और इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं पूरे में, आप पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में लगा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। और इसको एक बायोलॉजिस्ट है फर्नांडेज एंड मोरन, इन्होंने दोनों मिलकर के इनको इन्वेंट किया था, इसलिए इनका नाम दिया गया है इस पार्टिकल को फर्नांडेज मोरन सब यूनिट भी कहा जाता है, इसको सब यूनिट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और दिस इज ऑल्सो सेड टू बी, इसका नाम ऑक्सीजोम भी है, ऑक्सीजोम्स। यदि इसका नंबर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसका नंबर होता है 10⁴ to 10⁵, इतना सारा नंबर होता है इसके अंदर में। और इस दोनों के बीच की दूरी जो होती है
ये करीब करीब 100 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब मैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल को आपको मैं बताता हूं कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या होता है। यदि मैं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ले लूं, एक क्रिस्टल को, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज क्रिस्टा, और क्रिस्टा के ऊपर में ये लगा हुआ है एलिमेंट्री पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजोन, या मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या इसको टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। तो इसको यदि हम देखें एक को निकाल करके, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें दिस इज हेड एंड दिस इज स्टॉक, हेड स्टॉक एंड बेस, है नहीं, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। और इसको बोलते हैं F0 या FO पार्टिकल्स, और इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ये दोनों में काफी अंतर है। ये है क्या कि यहीं पर ये जो F0 पार्टिकल्स है, यह प्रोटॉन चैनल का काम करता है। इसमें प्रोटॉन का फ्लो होता है। हाउ डज, अभी मैं आपको बताता हूं, पहले आप जान लीजिए कि यह क्या है। ये प्रोटॉन चैनल है और यहां पर दो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इसको इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। इसका नाम है OSCP, शॉर्ट में बोलते हैं ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कन्फेरिंग प्रोटीन्स कहा जाता है इसको। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कन्फेरिंग प्रोटीन्स कहा जाता है, या पार्टिकल्स भी कह सकते हो, पार्टिकल्स भी कह सकते हो। इस तरह दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। यदि हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, है नहीं। तो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन में थोड़ा बहुत चेंज होता है लिपिड एंड प्रोटीन्स का, है नहीं, क्योंकि इसमें यदि प्रोटीन देखें तो अबाउट 65 to 70% है नहीं, ये होता है प्रोटीन, और 25 to 30% इट कंटेन्स लिपिड, और 0.5% RNA एंड वेरी लेस DNA। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि 50% प्रोटीन एंड 50% लिपिड होता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यदि हम लिपिड कंटेंट को देखें तो लिपिड कंटेंट में इसमें 90% फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, एंड 5% और लेस कोलेस्टेरॉल, एंड 5% में इसमें आता है फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। एंड एक्चुअली एज यू नो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज सेड टू बी क्रेब्स साइकिल। तो इस सेल के अंदर में क्या होता है कि रेस्पिरेशन जिसका प्रोडक्ट होता है एनर्जी, एनर्जी बनाता, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो होता क्या है कि सपोज दिस इज सेल, तो सेल के अंदर में सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया मान लूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है, इसका जो एंजाइम्स, कोएंजाइम्स जो इसके अंदर आता है, तो यहां पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक लिंकिंग रिएक्शन होता है, लिंक रिएक्शन। तो आने क्या कि यहां का जो प्रोडक्ट आता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल में, और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अंदर में यहां पर जाकर के होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स required for aerobic respiration is found inside
द मैट्रिक्स। सारा जितना भी तरह का एंजाइम्स चाहिए, सारा का सारा एंजाइम्स इस मैट्रिक्स में पाया जाता है। दिस इज द रीजन द क्रेब्स साइकिल इज वेरी स्मूथली गोइंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। हाउ डज, कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा आपको एलिमेंट्री पार्टिकल के फंक्शन में बता दूं कि चूंकि ETS जो होता है वह इनर मेम्ब्रेन में चलता है। आउटर मेम्ब्रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ETS, ओनली इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में चल, मान लो कि मैं से माइटोकॉन्ड्रिया का मैं इनर मेम्ब्रेन ये मान लूं, और नहीं तो ये हो गया, इधर हो गया मैट्रिक्स, दिस इज इनर मेम्ब्रेन साइड, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल साइड, दिस इज कॉल्ड M साइड एंड दिस इज कॉल्ड C साइड। तो साइटोप्लाज्म से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसका कोएंजाइम्स आता है C साइड से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, लेकिन क्रेब्स साइकिल्स का जो कोएंजाइम्स बनेगा वो आता है M साइड से। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ETS कॉम्प्लेक्स। उसमें 4 कॉम्प्लेक्स होता है। मैं एक कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे सपोज करो कि पहला कॉम्प्लेक्स होता है FMN। तो ये जो है फेरस सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो यहां से NADH प्लस H+, ये पहला जो है सो कोएंजाइम्स है जो इसके अंदर आएगा। तो जब इसे यह अंदर आता है तो इसका 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यह इससे यूनाइट करेगा, इसको ट्रैप करेगा, यह बन जाता है FMNH2 और इसी के साथ जो इसका FeS है तो ये फॉर्म रहता है फेरस फॉर्म में, फेरस +3। तो इसका जो 2 हाइड्रोजन है, एक्चुअली ये क्या है, हाइड्रोजन पंपिंग का काम करता है। यह क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पंप कर देगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल साइड में 2H को, और फिर यह बदल जाएगा FMN में। और इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन FeS से या फेरस से फेरिक में चला जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है, और जो प्रोटॉन था वो M साइड से C साइड में चला गया। एंड एक्चुअली यू हैव गुड आइडिया अबाउट द मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज नॉट परमेबल फॉर प्रोटॉन, लेकिन चूंकि इधर से प्रोटॉन इधर आ गया तो क्या हो गया कि दोनों का ग्रेडियंट चेंज हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन जब इधर से आएगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जब शिफ्ट करेगा तो इसका pH बदल जाएगा। यहां क्या होगा कि pH बढ़ जाएगा, यहां pH घट जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहां से यहां इसको शिफ्ट होना जरूरी है। तो सेल क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही इसको मैनेज करता है, और उसको मैनेज करना ही इसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का काम है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल जो है यह प्रोटॉन चैनल, यही एक रास्ता है जो इस 2H को यहां से यानी C साइड से M साइड में लाएगा। तो जब यह C साइड से 2H M साइड में आता है, दिस इज हेड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। तो जब यह, इसमें क्या होता है, ग्रेडियंट एनर्जी काम करता है। दिस इज सेड बाय द काइनेटिक एनर्जी। इसी एनर्जी को, यह जो है एंजाइम लिंक्ड, ये जो हेड होता है एंजाइम लिंक, में पाया जाता है ATP सिंथेटेज एंजाइम्स, और इसमें ATPase भी पाया जाता है, ATPase एंजाइम्स। तो जब इधर से हाइड्रोजन आएगा, प्रोटॉन आएगा, तो इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स एक डेवलप होता है, और उसी के एनर्जी को हार्नेस करता कौन, ATP सिंथेटेज। और यही ATP जो एनर्जी हार्नेस करता है, तो यहां पर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके ATP का फॉर्मेशन करता है। दिस इज सेड टू बी phosphorylation, and this is one of the very important function of mitochondria. So mitochondria is responsible for the production of ATP as well as storage of ATP, and when the cell require ATP energy, then again the breaking down of the phosphate bond takes place and release tremendous amount of energy. और उसके लिए क्या होता है कि दूसरा एंजाइम है ATPase, जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ATP का ऑक्सीडेशन करेगा और रिलीज करेगा एनर्जी का। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म देयर फंक्शन। तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज ये क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा।